रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा। ऑन कर दिए, ऑन कर दिए। तो सबसे पहला मुद्दा उठता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सोनी, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? सर सामने लिखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द end product of accounting process and the preparation in the accounting period. अच्छा, आगे। सर यहाँ पे बहुत ज्यादा हाला, मैं ऑन नहीं कर सकती हूँ कोई बात साउंड। नहीं, कोई बात नहीं, इसके आगे दिखेगा भी नहीं तो बोलो ही कहाँ से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो क्या होता है आपका, ये आपका एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको आइडिया देगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट विच गिव्स आइडिया अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी। कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, इसकी जानकारी आपको कौन देता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, दो ही टाइप के होते हैं मेनली। तो एक क्या होता है आपका, कंपनी के केस में दो होंगे आपके, एक हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, बैलेंस शीट। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है आपका, ये आपका इनकम स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? यानी कि इनकम पोजीशन क्या है कंपनी की, कितना प्रॉफिट कमा रहा है या कितने नुकसान में जा रहा है, इसके जानकारी आपको मिलेगा किसके थ्रू, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। और बैलेंस शीट क्या है हमारा, तो बैलेंस शीट इज आवर पोजीशन स्टेटमेंट। ये हमारा पोजीशन स्टेटमेंट है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी का वो कैसा है, कंपनी कितना स्ट्रांग है या कितना क्या है, वीक है, इसका जो आइडिया है ये हमें मालूम चलता है किसके थ्रू, बैलेंस शीट के थ्रू। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये क्या है, आपके पूरे अकाउंटिंग जो प्रोसेस है उसके अंत में जो आपका क्या होता है, जो स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है या जो आपके क्या करे जाएंगे, जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, दे आर नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली दो होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा जो है आपका कौन है, बैलेंस शीट है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको ये बताएगा कि कंपनी कितने मुनाफे या घाटे में है, और बैलेंस शीट आपको ये बताएगा कि जो कंपनी है उसका वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कैसा है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? यस। तो ऐसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दायरे में एज पर द सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स क्या क्या आते हैं, तो भैया बैलेंस शीट आता है जिसको पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल आता है। इसके अलावा दो और नई चीज़ें आती हैं जिसके बारे में आप पहले नहीं पढ़े होंगे। एक तो नोट्स टू अकाउंट होता है। तो नोट्स टू अकाउंट क्या होता है कि ये जो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, अगर किसी आइटम को एक्सप्लेन करना है तो वो काम कहाँ होगा, नोट्स टू अकाउंट में। और इसके अलावा तो चौथा एक आपका क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी के केस में स्पेशली प्रिपेयर होता है, बाकी केसेस में नहीं होता है, उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, दिट इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको जानकारी देता है कि कंपनी में कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है या कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू। और बाकी इसके बारे में डिटेल जानकारी जो है वो हम लोग लेंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर ही है इसके लिए एक अलग से, कौन सा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, बैलेंस शीट हर कोई समझता ही है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी मतलब कैपिटल ही हो गया एक तरीके से, इक्विटी मतलब हो गया ओनर्स फंड, ओनर का जो भी पैसा लगा होता है डेट इज नोन एज इक्विटी। तो इसकी जानकारी दी गई रहती है। और ये क्या दिखाता है, ये फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है कि कंपनी कितना स्ट्रांग या कितना वीक है किसी पार्टिकुलर डेट पे। ठीक है, अब बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइबिंग। तो आपको किस फॉर्मेट में दिया रहता है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030। ये थोड़ा याद रख लीजिएगा कि यहाँ जो हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे कंपनी के केस में, वो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में क्या है गिवन है, और शेड्यूल 3 के किस में, पार्ट 1 में। ठीक है, तो शेड्यूल 3 प्रिस्क्राइब ओनली द वर्टिकल फॉर्मेट। और याद रखिएगा कंपनी के केस में
जो आप बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे ये वर्टिकल होता है, ठीक है, हॉरिजेंटल नहीं होता है। अभी तक आप जो भी बैलेंस शीट पढ़ते आए हैं पार्टनरशिप फॉर्म में जो बनाए आप एनपीओ में बनाए वो सारे के सारे हॉरिजेंटल थे, लेकिन कंपनी के केस में जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं वो क्या होता है, वर्टिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आ जाइए, ये आपको हम बोले थे ना कि पूरा बैलेंस शीट क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तो आगे आपका बैलेंस शीट आपके सामने कंप्लीट। यहाँ पे हम लोग पूरे बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। कंपनी अकाउंट जो हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे हम लोग बस एक पोर्शन को डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, पूरे के पूरे बैलेंस शीट को हम लोग को क्या करना होगा, डिस्कस करना रहेगा। तो बैलेंस शीट जो है बेसिकली दो हिस्सों में, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल आपका बैलेंस शीट है ये बेसिकली क्या है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है, स्प्लिट इनटू टू पार्ट। एक पार्ट जो आपका है ये आपको शो करता है किसको, सोर्सेज ऑफ फंड को। दूसरा पार्ट जो है आपका वो शो करता है किसको, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को। यानी कि पैसा का सोर्स क्या क्या है और पैसा किन जगह पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सोर्स आपका दो ही होगा, या तो आपका क्या होगा ऑनर का पैसा, या जो आप पैसा क्या कर रहे हैं बाहर से बोरो कर रहे हैं, यानी कि ऑनर्स फंड, ऑनर्स फंड और प्लस आपका क्या, ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड। और एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, आपका एसेट्स आ जाएगा, कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, एसेट्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं, है ना। तो ओनर्स फंड को ही रिप्रेजेंट कौन करता है, इक्विटी करता है। ओनर्स फंड को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, इक्विटी करता है। और बोरोड फंड को रिप्रेजेंट कौन करता है, लायबिलिटी करता है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन ऑफ फंड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सारे के सारे एसेट्स को, जो पैसा आपका आ रहा है। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे इसी पोर्शन पे कि इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं। अब देखिए जो हमारे बोर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है, तो बात समझ लीजिएगा कि बोर्ड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आता है वो आता है तुम्हारा मेजर हेड और सब हेड का, ये बताओ पार्टिकुलर आइटम कहाँ आएगा। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किस मेजर हेड और किस सब से कब सब हेड में आएगा, तो जो मेजर आपका हेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी एंड लायबिलिटी। मेजर हेड होगा शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर में आ रहा है, ये तुम्हारा मेन मेजर हेड हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। यहाँ मेजर हेड कौन है आपका, शेयर होल्डर्स फंड। और आपका सब हेड क्या हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो ऐसा ही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक। आपको करना क्या, आया था सर, क्या क्या बोल रहे हो, बोलो। आया था सर गुडविल के लिए। हाँ गुडविल के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है कि हम लोग को बातों ही बात में ये पूरा बैलेंस शीट अभी रट के फेंक देना है, ठीक है। कैसे करेंगे क्या करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इक्विटी का। इक्विटी दर्शाता है किसको, ऑनर को, कि ऑनर का कौन सा पैसा लगा है। तो कंपनी में तो इक्विटी का एक और नाम आप कह सकते हैं क्या है, शेयर होल्डर्स क्या फंड है, कहते हैं? क्योंकि कंपनी क्या है, Yes, कंपनी yes.
इक्विटी इज ओनर फंड, और कंपनी में ओनर कौन होता है? जो शेयर होल्डर होता है ना? सर जो शेयर होल्डर होता है वो ओनर होता है। तो जो इक्विटी माने शेयर होल्डर्स फंड, यानी शेयर होल्डर का पैसा। तो शेयर होल्डर का पैसा किन किन चीजों में लगा होगा? सर बोलिए, क्या हो गया? बोलो, हाथ का रेज कर रहे हो, बोलो, बात बोलो, क्या दिक्कत है? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। जब फॉर्म बंद होगा। क्या चीज? हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो, बोलो। मैसेज कर देते हैं, आवाज नहीं आ रहा तो मैसेज शास्त्रीय कर संगीत की देते तरह तुम्हारा आवाज आ रहा है अभी घूम करके। देखो, साहुल पांडे आ गए कलाकारी करने के लिए। कौन कर रहा है जी कलाकारी? बैठ करके कलाकारी मत करो, उसको मिटाओ पहले। स्क्रीन पे आ करके कलाकारी कौन कर रहा है? पता नहीं सर। हेलो सर। सर गलती से हो गया सर, आपको समझ में नहीं आ रहा था सर, इसीलिए अभी सर ज्वाइन किए हैं सर। तुमको समझ में आ गया है कि तुम्हारे से हुआ है? हम तो पहले ही बोले हैं हुआ तो। सॉरी सर। यूजर का साइन राहुल होगा, का ये समझ आ रहा। जब क्लोज होगा तो जो लास्ट में कैपिटल मांगा जाएगा वो कौन सा कैपिटल होगा? कौन कैपिटल थी? कहाँ का क्लोज? वो रिजर्व कैपिटल होता है। दैट इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। वो अलग से ना सेट ऑफ क्वेश्चन है थ्योरी के, जो कंपनी से रिलेट करते हैं, हम करवा देंगे, उसको टेंशन मत लो। उसमें सारा कुछ है, कैपिटल रिजर्व कैपिटल क्या होता है, रिजर्व क्या है, डिस्कशन करना है। कल ऐसे भी कल आओ सब, तो कल ऑफलाइन में पढ़ाएंगे, ऑनलाइन में बड़ी कचड़ा हो रहा है। सर आवाज भी बहुत कट रहा कितने बजे सर? अपने समय पे। और कब? 4 बजे ऑफलाइन। हाँ ऑफलाइन है आना। सुनो सब, यस सर। जितना साइकिल का सकता है उतना बिना साइकिल लेके आओ सब, ठीक है? और जो लोग हाँ साइकिल, सर, साइकिल ही ले। जिसको मजबूरी है साइकिल लेके आने का, वो साइकिल लेके आओ, नहीं तो बिना साइकिल लेके आओ। क्या इसी मालूम नहीं चलेगा कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। अच्छा ठीक है सर, बिना साइकिल के। ताकि क्या कि तो ऑफलाइन में देख रहे हैं, आधा लोग समझ रहे हैं, आधा लोग हो रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। ऑफलाइन चल रहा था सर, रामराज मोड़ का सारा कोचिंग चल रहा है। कोचिंग किसी से कोई इफेक्ट नहीं है। चलो देखा जाएगा, जो होगा तो होगा। हम लोग वैसे भी 3 दिन हाँ सर। करना है, 3 दिन का तो ऐसे ही बंद करना है। हाँ सर, वो तो वही है, वही। चलो जी, ध्यान दो सब। यहाँ पे माइक बंद कर लो सब, सब जिसको दिक्कत होगा पूछना सब। तो हम लोग बात कर रहे थे इक्विटी एंड लायबिलिटी की। बाइक क्या हुआ अनूप? क्या बोल रहे हो? बोलो। वो बाइक का पूछ रहा है कि बाइक से आ सकते कि नहीं आ सकते। आवाज आ रहा है आप सारे लोगों को? यस सर। यस सर। गर्ल्स में जी? Yes, sir. है सर। नो सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखो सर। तो हम बात कर रहे हैं कि मालिक का पैसा, तो कंपनी में मालिक कौन? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर का पैसा किन किन चीजों में लगा है? तो सबसे पहले तो कैपिटल में ही लगा होगा। तो जो सबसे पहला एलिमेंट होता है शेयर होल्डर्स फंड का, वो आपका क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल। इसके बाद से जो प्रॉफिट वो कमाया, अगर उस प्रॉफिट में से कुछ अलग क्या हुआ, निकाल कर रखा गया, तो वो पैसा पे भी हक किसका? शेयर होल्डर का ही, है ना जी? तो दूसरा जो आपका आता है, दैट इज योर व्हाट, रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा क्या हो जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होगा? कोई भी आपको रिजर्व लिखेगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एनी रिजर्व, तो आप सीधे आंसर लिख दीजिएगा
शेयर होल्डर हम कहाँ दिखाएंगे इसको, तो शेयर होल्डर फंड में दिखाएंगे मेजर हेड, और सब हेड क्या हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, कि कोई भी अगर आपसे कोई रिजर्व पूछेगा एग्जाम में तो आप सीधे ये क्या कीजिएगा, पुट कर दीजिएगा। तो बेसिकली आपका जो शेयर होल्डर्स फंड होता है उसमें दो ही चीज आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अलावा एक तीसरा कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये क्या होता है, देखिए ऐसे तो एग्जाम में ये पूछेगा नहीं क्योंकि नॉन इवेल्युएटिंग पॉइंट है, मतलब कि इसको इवेल्यूशन में नहीं लेना है। फिर भी जान लीजिए मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स क्या होता है। तो शेयर वारंट्स क्या होता है ना, कि शेयर्स तो नहीं होता है लेकिन वारंटी कार्ड की तरह होता है। जैसे आपको वारंटी कार्ड मिलता है ना, वैसे ही शेयर वारंट्स होते हैं कि आपने किसी कंपनी का शेयर वारंट्स अगर ले लिया तो आप जब चाहें तो उस वारंट्स के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, कंपनी का शेयर ले सकते हैं। कंपनी आपको कार्ड पे लिख के दे दी कि ठीक है भैया आपको जब लेना है क्या करो, ले लो, तो उसी को कहते हैं शेयर वारंट्स। कि शेयर वारंट्स के अगेंस्ट आप कभी भी किसी भी समय क्या कर सकते हैं, शेयर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स ये भी क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ही आता है। कोई दिक्कत, एनीवन? समझ में आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? रहने देते हैं सर। ऊपर जा रहा है तुम लोगों के? सर सबका तो पता नहीं। नहीं सर ठीक है। एक बार और सर। ये दिक्कत होता है ऑनलाइन में। रन दिया जाए आज। पहले खा लो पहले। खा लो खा लो खा लो। नेट स्लो है तो छुट्टी चाहे रहने। तो देखिए इक्विटी जो आपका है यहाँ बेसिकली, तो इसमें क्या आएगा, दिमाग में रखना है आपको कि शेयर होल्डर फंड है, रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपका नॉन इवेल्युएटिंग है, ये नॉन इवेल्युएटिंग। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कि एप्लीकेशन का मनी आपका क्या हो गया है, आ गया है, लेकिन अलॉटमेंट होना अभी क्या है, बाकी है, तो उसको कहते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली ये दोनों चीज़ें नॉन इवेल्युएटिंग है। तो मेनली जो हमारा है किस में, शेयर होल्डर्स फंड में, वो आपका क्या है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों क्या करके मिला करके। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है तो क्या क्या बताइएगा आप? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व में सर प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट भी नहीं बताना है तुमको, अगर यहाँ पे बात की आप जाएगा हेड हेड बताइए वाइज, बाबू, सब है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व में सरप्लस। आपको खाली दो ही चीज Yes, बता, जो sir. भी बैलेंस शीट के हिसाब से आपको दो ही चीज बोलना है कि शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल आएगा, रिजर्व में सरप्लस आएगा। ठीक है, Yes. इसके अलावा जो दो चीज आपको बोला है ना कि मनी रिसीव शेयर वारंट एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो ये आपका नॉन इवेल्युएटिंग पॉइंट है सीबीएसई के हिसाब से। ठीक है, ऐसे दिमाग में रख लोगे तो कुछ जाता नहीं है, रखना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान से क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, शेयर होल्डर्स यानी इक्विटी का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कि जो पैसा लगा हुआ था शेयर का वो आप क्या कर लिए, पूरा का पूरा डिस्कस कर लिए। अब आपको देखना है कि बाहरी पैसा क्या लगा है, यानी यार लायबिलिटी के नाम से कौन कौन सी लायबिलिटी हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। तो लायबिलिटी आप जानते हैं दो टाइप का होता है, वो नॉन करंट होता है, वो क्या होता है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी होता है। तो नॉन करंट में क्या क्या आता है भैया, ये आपका दूसरा मेजर हेड हो गया। ठीक है, पहला मेजर हेड क्या था आपका, शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा मेजर हेड क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। तो पहला आएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी कि वो पैसा जो आप बोरो किए हैं, लोन उन पे लिए हैं, उधारी लिए हैं लंबे समय के लिए, 4-5 साल 10 साल के लिए क्या किए हैं, लेके रखे हुए हैं। या वो लायबिलिटीज जो किसी एक ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल्ड नहीं होंगी। कंपनी के केस में लायबिलिटी का जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग साइकिल पे। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ये वो टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान एक कंपनी किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करती है, किसी प्रोडक्ट को बनाती है और उसको बना के क्या करती है, बेचती है। इसके दौरान जो पूरा टाइम पीरियड क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अब 12 महीने का हो, चाहे 11 महीने हो, तो चाहे 4 महीने हो, चाहे 20 महीना हो, वो टाइम पीरियड ही क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। तो कंपनी के केस में क्या बोलता है
कि 12 महीने तक टिल 12 मंथ्स, 12 महीने तक, अगर 12 महीने के पीरियड में, एक मिनट, सर आवाज नहीं आ रहा है। अभी बोल ही नहीं रहे तो आवाज कैसे आएगा? चुप। तो अगर 12 महीने के पीरियड के दौरान, ठीक है, टिल 12 मंथ, एनी लायबिलिटी सेटल्ड, एनी लायबिलिटी सेटल्ड, तो वो क्या होगा? करेंट होगा। अगर 12 महीने के क्या हो जाए, भीतर हो जाए, ऑपरेटिंग साइकिल से कोई मतलब नहीं है, 12 महीने तक ऑपरेटिंग साइकिल से कोई मतलब नहीं है। 12 महीने तक आप देखेंगे कि सबका सब क्या होगा? करंट होगा। भले ही उसका ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीना भी होगा तो भी 12 महीने तक क्या मानेंगे? करंट ही मानेंगे, ठीक है। लेकिन 12 महीने का पीरियड जैसे ही खत्म होगा, ठीक है, आफ्टर 12 मंथ, आफ्टर 12 मंथ, concept of operating cycle, concept of operating cycle will be applicable। उसके बाद आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का। जैसे अगर हम आपको बोल दिए एक कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी ए, और कंपनी ए का जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो है 20 महीने का। कितने दिन का है? 20 मंथ्स का है कंपनी ए का ऑपरेटिंग साइकिल। और कंपनी ए अपने क्रेडिटर का पेमेंट जो है, क्रेडिटर पेड इन 14th मंथ, 14वें महीने में क्या कर रही है? अपने क्रेडिटर का पेमेंट कर रही है कंपनी ए। इस क्रेडिटर को क्या माना जाएगा? करेंट लायबिलिटी की नॉन करेंट? नॉन करेंट। एनीबडी एल्स? क्वेश्चन ही नहीं सुना सर। सवाल ये करेंट है, होगा सर। सवाल ये है कि एक कंपनी है, कंपनी ए, ठीक है, जिसका ऑपरेटिंग साइकिल अभी जैसा आपको ऊपर समझाया कि वो टाइम पीरियड जिसके दौरान सामान बना और सामान क्या हो गया? मार्केट में सेल हो गया, ठीक है। पूरा प्रक्रिया, वो पूरा टाइम पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल का रहता है। वो 20 महीने का है। कितने महीने का है? 20 महीने का है। और कंपनी ए अपने क्रेडिटर का जो पेमेंट कर रही है वो कर रही है 14वें महीने में, 14th मंथ में। तो क्या जो क्रेडिटर है कंपनी ए का, वो नॉन करेंट लायबिलिटी होगा कि करंट लायबिलिटी होगा? ये सवाल। करेंट होगा सर। तो अंशु बोली है नॉन करेंट, और अभी एक आदमी कोई और कौन बोला जी नॉन करेंट? मैं करंट होगा सर, करंट तो होगा। नॉन करेंट होना चाहिए क्योंकि 20 महीने लग रहे हैं। करंट होना चाहिए ना। हाँ, ड्यूरिंग ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड में ना हो गया वो। उसके बाद करंट। ओम शांति, ओम शांति, शांत हो। सुनो सब। यहाँ पे पेमेंट हो रहा है 14 मंथ में, है ना, 14 महीने में। तो मोहसिन का जवाब सही है, करंट होगा। कन्हैया का जवाब भी क्या? यस आंसर। सही है। निभा का जवाब गलत है। निभा बोली नॉन करंट होगा। नॉन सही है। करंट नहीं होगा, करंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि 12 20 महीने के अंदर है। 12 महीने तक तो सब करंट। 12 महीने तक आपको सोचना ही नहीं है। 12 महीने तक भाड़ में गया कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, 10 महीना है कि 20 महीना है कि 4 महीना है, क्योंकि 12 महीने तक अगर किसी भी लायबिलिटी का सेटलमेंट होगा तो करंट ही होगा, ठीक है। लेकिन 12 महीने का टाइम ड्यूरेशन जैसे ही खत्म होगा तो वहां पे लागू हो जाएगा कॉन्सेप्ट का, ऑपरेटिंग साइकिल का। अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में पेमेंट हो रहा है तो करंट, अगर ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर में पेमेंट हो रहा है तो नॉन करंट। नॉन करंट। यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने का था और पेमेंट किस में हो रहा है? 14th मंथ में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 14वें। करंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा।
लेकिन अगर यही क्रेडिटर पेड होता 22वें महीने में, किसमें पेड होता? 22वें में, तब क्या होता? नॉन करेंट। तब होता नॉन करेंट। निभा, बात समझ में आया आपको? सर हमको लग रहा था कि 21 पे पेमेंट हो रहा है, 14। सर नहीं है समझ। अंशों को समझ में नहीं आया। यहाँ लागू होता है कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग साइकिल का। देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम क्या बोले कि 12 महीने तक सारा लायबिलिटी क्या होगा? करंट। अगर किसी का पेमेंट हो रहा है 12 महीने के भीतर तो क्या होगा? करंट होगा। लेकिन जब 12 महीने का टाइम पीरियड बीत जाएगा तो आपको देखना होगा कि उस कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल कितना है। जैसे कंपनी ए का ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का था? 20 मंथ्स का। अंशु आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी ए का जो ऑपरेटिंग साइकिल वो कितने मंथ्स का है? 20 मंथ। यानी कंपनी ए को अपने नॉर्मल ऑपरेशंस करने में, यानी कि सामान बनाने में, उसको बेचने में, रेवेन्यू जनरेट करने में 20 महीने का समय क्या हो जाता है? लग जाता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि वो तुमको कैसे 10 महीने या 8 महीने में क्रेडिटर का पेमेंट कर देगी? नहीं कर पाएगी ना। हाँ। तो वो जो पेमेंट कर रही है क्रेडिटर का, वो कर रही है 14वें महीने में अपने, इन 14 मंथ। तो चूंकि आपका जो क्रेडिटर का पेमेंट हो रहा है वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में ही हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? ये ऑल्दो 12 महीने से बाहर है, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर होने के चलते क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही हम तुमको बोलते कि ये 22 मंथ्स में क्या हो रहा है, 22 मंथ्स में जाकर के हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को, पेमेंट टू क्रेडिटर कर रहे हैं, तब क्या होता? नॉन करंट। तब होता है नॉन करंट। क्या समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो जो आज तक आप पढ़ते आए हैं ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है कंसेप्ट किसका? करंट का और नॉन करंट का, कंपनी के केस में। क्योंकि कंपनी के केस में सिर्फ 12 महीने कंसेप्ट नहीं चलता है, इसके अलावा ऑपरेटिंग साइकिल का भी क्या होता है? कंसेप्ट लागू होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज के डिस्कशन को ना यहीं पे क्या करते हैं। यस सर, बैटरी पूरा डेड हो गया, मात्र 1% बचा है, ऑफ रख दिया। ठीक है, इसलिए बैटरी भी डेड हो गया। हाँ दूसरा सर। क्या है कि समझाएंगे कुछ, समझ में आएगा कुछ कुछ। तो बेहतर है कि इसको यहीं पे होल्ड किया जाए। इतना जानकारी दिमाग में रख करके कल अपने टाइम पे आप लोग क्या होइएगा, आइएगा। हाजिर अब कोशिश कीजिएगा लोग कि साइकिल को लेकर के क्या करें, ना ही आए तो ना है। बेहतर रहेगा। ठीक है, घूमते टहलते आना सब। जिसको ज्यादा दूर यस सर। जाना है उसको तो मजबूरी साइकिल से आना, तो अपना देख लेना सब। ठीक है, सर सुबह में होगा क्लास? सुबह में हाँ होगा, हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, ओके सर। कल सुबह में ऐसे भी अकाउंट्स है, तो अगर हाँ डिवेंचर का इंट्रो पढ़ना हो तो आ जाना। ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है। बाय बाय सर। बाय बाय।